फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का हमारा डेली क्यूज रेडी है, तो चलिए इसको देखते हैं। लेकिन कुछ बात कर लेते हैं पहले, तब देखेंगे, ठीक है ना। तो जो भी रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, स्टेट पीसीएस या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, बस अपने तैयारी में लगे रहें। क्यों कितना कितना को कहना होता है कि सिर्फ पढ़ने में लगा हुआ है, देश दुनिया से कोई मतलब नहीं है, या फिर सामाजिक व्यक्ति नहीं है, या फिर समाज में नहीं रहेगा तो समाज के बारे में सीखेगा नहीं। लेकिन हमारा जो सिलेबस है, प्रिपरेशन का सिलेबस हो या फिर पढ़ाई का सिलेबस हो या फिर किसी भी लेवल का सिलेबस हो, वो इस प्रकार से तैयार किया गया है, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं रहने देगा। वो सामाजिकता भी सिखाता है, सब चीज़ है उसमें, लेकिन आपको जागरूक रहना होगा। जो भी सिलेबस तैयार किया गया है सब बेहतर है और उससे आप सब सीखिएगा, है ना। ये हम आज से नहीं, बहुत दिनों से, फिर बहुत साल से इस चीज़ को, सिलेबस को पढ़ रहा हूँ या फिर देख रहा हूँ, तो रहता है। इसीलिए जो भी आपके कान भरते हैं कि ये अकेले रहता है, ये करता है, वो करता है, किसी को सुनता नहीं है, किसी को सुनना भी नहीं है। अपनी सुनिए और अपनी तैयारी कीजिए, पढ़ाई कीजिए, सब सीखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सुमेलित कीजिए। अत्यधिक गर्म, अत्यधिक ठंडा, अत्यधिक वर्षा, अत्यधिक सूखा। तो अत्यधिक गर्म सहारा है, अत्यधिक ठंडा अंटार्कटिका है, अत्यधिक वर्षा जो होता है भारत के चेरापूंजी में ही होता है पूरे वर्ल्ड में, अत्यधिक सूखा चिली है। तो इसके अनुसार शायद ये ऑप्शन बी ही है ना, मिला लीजिए, तो ऑप्शन ये बी आ जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है 22 जून, 22 दिसंबर, 21 मार्च, 22 सितंबर। और हमने अभी कह दिया आप लोगों को कि इस प्रकार से सिलेबस तैयार है कि आप सब चीज़ सीख सकते हैं। अब रेलवे का ही एग्जाम देते हैं, उसमें भी पैसेज होता है ना। तो ज्ञान लेने के लिए कहीं से ले सकते हैं, लेकिन आपकी माइंड उसके लिए तैयार होना चाहिए। पैसेज होता है, ये है, वो है, सब में बेहतर बेहतर बात होता है। तो आप उसको सिर्फ बनाने के लिए बना लेते हैं, लेकिन वो तो आपके मेंटलिटी को भी तो चेक करता ही है ना। तो उससे कुछ आपको सीखने के लिए भी है। अब यूपीएससी को हो या बीपीएससी हो, सब में कुछ ना कुछ पैसेज है उस प्रकार का, ठीक है ना। तो उससे आप सीखते रह सकते हैं, है ना। तो चलिए आइए देखते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 जून, 22 दिसंबर, 21 मार्च, 22 सितंबर। तो आइए देखते हैं आंसर 22 दिसंबर। उत्तरी गोलार्ध में शीत अयनांत अर्थात 21 से 22 दिसंबर को वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। इसके विपरीत ग्रीष्म अयनांत के समय उत्तरी गोलार्ध में 20 से 21 जून को वर्ष का सबसे बड़ा दिन होता है। इसके विपरीत फिर है 20 से 21 जून को, यानी कि 20 या 21 जून को पड़ता है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन, और 20 से 21 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। और यहाँ से कन्फ्यूजन बहुत होता है, ठीक है ना, क्वेश्चन आते रहता है। तो इसको एक बार अपने अनुसार माइंड में फिट कर लीजिएगा, और क्वेश्चन ये हमेशा आते रहता है, छोटे से लेवल से लेकर बड़े लेवल तक में। आइए देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, भारत एक प्रभु सत्ता संपन्न राज्य है, ये भी है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है, तो ये भी है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है, तो ये भी है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सत्य है, तब जब यही भी है तो डी नंबर में आ जाते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने की परिकल्पना की गई है, जबकि भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाने की भावना संविधान के भाग 4 के अंतर्गत शामिल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। आइए देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का समूह, राज्यों का संकुल, राज्यों का परिसंघ, राज्यों का संघ। तो राज्यों का संघ ऑप्शन डी होगा आंसर। भारतीय संविधान के भाग 1 के अंतर्गत 1 से 4 तक संघ और उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत के राज्य क्षेत्रों में राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं सम्मिलित होंगे। आइए 5वां नंबर क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड देखते हैं। जड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जड़ें मिट्टी से जल और खनिज पदार्थों का अवशोषण करती हैं तथा पौधे को मिट्टी में दृढ़ता से जमाए रखती हैं।
जालिका रूपी सिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधे की जड़ें रेशेदार होती हैं, जबकि समांतर सिरा विन्यास युक्त पत्तियों की वाले पौधे की जड़ें मूसला जड़ें होती है। तो ये दोनों एक दूसरे के शायद विपरीत हो गया है। आंसर एक ही सही है। जड़ें मिट्टी से जल और खनिज पदार्थों का अवशोषण करती है तथा पौधों की मिट्टी में दृढ़ता से जमाए रखती है। और ये क्वेश्चन आपका NCERT से है। कथन एक सही है जबकि कथन दो गलत है। जड़ें दो प्रकार की मुख्यतः होती है, मूसला जड़ एवं रेशेदार जड़, और उसी को झखड़ा जड़ भी बोलते हैं। जालिका रूपी सिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधे की जड़ें मूसला जड़ें होती है, जबकि समांतर सिराओं विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधे की जड़ें रेशेदार होती हैं। आइए देखते हैं छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। वाष्पन, बाष्पोत्सर्जन, संघनन। अब क्वेश्चन ही नीचे उपरोक्त में से किन कारणों से बर्फयुक्त जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें एकत्रित हो जाती है। तो देखिए ये सिर्फ होता है संघनन के कारण, जिसको कंडेंसेशन बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये आंसर हो जाएगा केवल 3। ठीक है, ये सिर्फ हो जाएगा केवल 3 संघनन के कारण। जलवाष्प के इसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। बर्फ युक्त जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की छोटी बूंदें संघनन के कारण एकत्र हो जाती हैं। वायु में जलवाष्प उपस्थित होती है। जब वायु किसी ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आती है तो इसमें उपस्थित जलवाष्प ठंडी होकर संघनित हो जाती है तथा जल की बूंदें पृष्ठ पर दिखाई पड़ती हैं। वाष्पन और बाष्पोत्सर्जन दोनों से जल द्रव से वाष्प अवस्था में बदलता है। ये 7वां नंबर क्या है देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे किन्हें पादप की खाद्य फैक्ट्रियां कहा जाता है। पत्ता, तना, जड़, शाखा। दिए गए कोडों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो पत्ता जो है वही सिर्फ खाद्य फैक्ट्री है, बाकी नहीं होता है। तो पादपों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण पत्तियों द्वारा होता है, इसलिए पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां कही जाती है। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। धौलावीरा में, लोथल में, कालीबंगन में, आलमगीर में। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता जो चलता है ये कालीबंगन से या लोथल से, सॉरी चलिए धौलावीरा से है। हड़प्पा सभ्यता का धौलावीरा स्थल गुजरात में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली थी। पूरे नगर में जल निकासी के लिए नालियां बनी थी और जल संग्रहण के लिए तालाब एवं कुएं की व्यवस्था थी। आइए 9वां नंबर देखते हैं क्या है। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या था। अधिशेष लगान, भू राजस्व, बंदरगाहों से आमदनी, मुद्रा प्रणाली। तो ये तो भू राजस्व होना चाहिए। हाँ, विजयनगर साम्राज्य को भू राजस्व से होने वाली आमदनी उनके आर्थिक स्रोत का एक विशिष्ट लक्षण था। आइए देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। पानीपत के युद्ध में बाबर को जीतने का मुख्य कारण क्या था। उसकी घुड़सवार सेना, उसकी सैन्य कुशलता, तुलगमा प्रथा, अफगानों की आपसी फूट। तो पानीपत के युद्ध में बाबर को जो जीता उसका कारण था उसकी सैन्य कुशलता, सेना बहुत बेहतर था। पानीपत के युद्ध में जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ाया गया था, बाबर की जीत का प्रमुख कारण उसकी सैन्य कुशलता ही थी। आइए देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। अधिकतर नरमपंथी नेता थे, ग्रामीण क्षेत्रों से, शहरी क्षेत्रों से, दोनों क्षेत्रों से, पंजाब से। तो ये आंसर होगा ऑप्शन बी, शहरी क्षेत्रों से। फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले आदि कांग्रेस के नेता नरमपंथी नेता थे जो शहरी वर्ग के थे। आइए देखते हैं 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई से 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था रामपुर, हमीरपुर, धीरपुर, जगदीशपुर। तो ये वेल नोन है कि जगदीशपुर आंसर होगा। जगदीशपुर 1857 के विद्रोह में केंद्र था जिसका नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था, जो 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक। ठीक है, टाइपिंग। आइए, जनता का सेवक पुस्तक के लेखक कौन है। संजय जायसवाल, अशोक चौधरी, शफक बानो, नीतीश कुमार। तो ये शफक बानो आंसर होगा। आइए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के कितने हस्तियों को पद्म अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। 3, 4, 5, 6। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। मिथिला पेंटिंग के लिए किन्हें पद्मश्री अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। दुलारी देवी, बउआ देवी, गंगा देवी, सीता देवी। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, दुलारी देवी को। चेरो जनजाति की शक्ति का वास्तविक पतन किसके द्वारा हुआ था। उज्जैनिया शासक। अच्छा, थोड़ा सा वो डिस्क्रिप्शन को हमने लिखा नहीं है। चलिए आइए देखते हैं। 16 नहीं लिखा है तो नहीं। चेरो जनजाति की शक्ति का वास्तविक पतन किसके द्वारा हुआ था। उज्जैनिया शासक, मुगल शासक, कर्नाटक शासक,
और कर्नाट शासक अफगान शासक। तो चेरो जनजाति की शक्ति का वास्तविक पतन हुआ था उज्जैनिया शासक के द्वारा। ऑप्शन ए। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? तो अकबर ने मिलाया था 1575 ईस्वी में। पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड एमरी। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। चंपारण का नील विद्रोह किस गांव से प्रारंभ हुआ था? पंडोल, जोकितिया, जगदीशपुर, चकिया। आंसर होगा ऑप्शन बी ए, पंडोल। किस वर्ष पटना में कांग्रेस का 27वां सम्मेलन आयोजित हुआ था? 1990, 1901, 1912, 1913। आंसर होगा 1912। हाल ही में रेलवे ने किस वर्ष तक विद्युतीकृत संतुलित ब्रॉड गेज रूट तैयार करने की योजना बनाई? 2022, 23, 24, 25। तो आंसर होगा ऑप्शन 23, ऑप्शन बी 2023 में। हाल ही में रेलवे ने घोषणा की दिसंबर 2023 तक विद्युतीकृत संतुलित ब्रॉड गेज रूट तैयार करने की योजना बनाई गई है। इस वर्ष तक ब्रॉड गेज रूट पर 100% इलेक्ट्रिक ट्रेन चलेगी। और एक बात है, जबकि वर्ष 2030 तक देश भर में रेल से जीरो कार्बन उत्सर्जन होगा, मतलब कि सारा इलेक्ट्रिसिटी से चलना शुरू हो जाएगा। आइए देखते हैं, निम्न में से किस भारतीय सेना का सबसे पुराना हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज INS संधायक कार्य मुक्त कर दिया गया है? भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय जल सेना, असम राइफल्स। आंसर होगा ऑप्शन ए, भारतीय नौसेना। भारतीय नौसेना के सबसे पुराने हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत INS संधायक हाल ही में 40 गौरवशाली वर्षों तक राष्ट्र की सेवा करने के बाद विशाखापट्टनम के नौसेना डॉकयार्ड में कार्य मुक्त कर दिया गया है। INS संधायक जहाज वर्ष 1987 में श्रीलंका में भारतीय शांति सेना की सहायता वाले ऑपरेशन पवन से कई महत्वपूर्ण अभियानों में सक्रिय भागीदार रहा है। आइए 23 नंबर देखते हैं। हाल ही में किसने भारत के बुजुर्गों के लिए SAGE कार्यक्रम और SAGE पोर्टल लॉन्च किया है? नरेंद्र सिंह, राजनाथ सिंह, संजय मेहता, थावरचंद गहलोत। आंसर होगा ऑप्शन डी, थावरचंद गहलोत। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत ने हाल ही में बुजुर्गों के लिए SAGE सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन कार्यक्रम और SAGE पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके जरिए SAGE से बुजुर्गों के लिए उत्पादों और सेवाओं को उपलब्ध कराया जाएगा। आइए देखते हैं, यूनाइटेड नेशंस के 193 देशों के द्वारा अपनाए गए 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की ताज़ा रैंक में भारत को कौन से स्थान पर रहा है? 111वां, 12वां, 115वां, 117वां। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, 117वां स्थान। यूनाइटेड नेशंस के 193 देशों के द्वारा अपनाए गए 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की ताज़ा रैंक में भारत 117वें स्थान पर रहा है, जबकि भारत पिछली बार से 2 स्थान नीचे आ गया है। वर्ष 2015 में इन 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को UN के सदस्य देशों ने स्वीकार किया था। निम्न में से किस विभाग ने हाल ही में अपना नया E-फाइलिंग पोर्टल लॉन्च किया है? शिक्षा विभाग, विद्युत विभाग, आयकर विभाग, सांस्कृतिक विभाग। आंसर होगा ऑप्शन सी, आयकर विभाग। आयकर विभाग ने हाल ही में अपना नया E-फाइलिंग पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य देश के करदाताओं को सुविधा के साथ साथ आधुनिक एवं निर्बाध अनुभव प्रदान करना है। इस पोर्टल पर करदाताओं की सहायता के लिए नया कॉल सेंटर नंबर भी दिया गया है। इस प्रकार से क्वेश्चन हो गए आज के पूरे। धन्यवाद।